नमस्कार जिंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे 2025 के, ये आखिरी हमारा नारी है। हमने पूरे साल भर कई ऐसे हमारे गेस्ट को चुना जिनके जरिए हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी हुआ और उन्हें बताया भी बारीकी के साथ में कि महिला का उत्थान कैसे हो सकता है, उसका रेस्पेक्ट कैसे कायम रह सकता है। तमाम पहलुओं को लेकर के हमने, चाहे सोशल सेक्टर हो, चाहे अपराध की दुनिया हो या फिर बिजनेस की हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर हमने चर्चा की। फिर एक बार हम हमारे महिला अतिथियों के साथ में, हमारे साथ कोवे की नेशनल प्रेसिडेंट निधि तोष्णीवाल जी हैं और शीनू जबर जी राजस्थान टाई चैप्टर की चेयरपर्सन हैं। समाजशास्त्री ममता शेखावत जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं कोवे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 2004 में 6 लोगों ने इसे शुरू किया और आज अगर पूरी बात करें देश भर की तो 1800 इसके मेंबर हैं। निधि जी उसकी चेयरपर्सन है। लेकिन चलिए, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म इन लोगों ने अपने बूते तैयार किया है। 2004 से 25 तक का, यानी कि 21 साल का जो सफ़र इन्होंने बनाया कोवे को लेकर, अगर मैं खासकर महिलाओं की बात करूं तो 25 और 26 के हम समन्वय की बात करें तो 25 में ऐसा क्या हुआ जो 26 में उसे आप कंटिन्यू रखेंगे और बेहतर कर सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। अगर मैं 2025 की बात करूं, वैसे कोवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, खुद का अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जिस तरह की मेंटरिंग चाहिए होती है या सपोर्ट चाहिए होता है, कनेक्ट चाहिए होते हैं विद बैंक्स। कई बार महिलाएं काम शुरू करना चाहती हैं, उनमें बड़ा उत्साह होता है पर वो कर नहीं पाती क्योंकि उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलती है। तो उसको लेके कोवे बहुत सजग है और हमारे पास पूरी भारत से करीब 1800 महिलाएं जुड़ी हुई है। जयपुर का चैप्टर हमने करीब 8 साल पहले शुरू किया था और हम ये चाहते हैं, और कई हमारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमें बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित करती हैं कि हम आगे इस काम को बढ़ाएं। अगर कोवे की नज़र से देखा जाए तो उसके 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने 2025 में बहुत अच्छा काम किया। उनमें से एक है, एक नेशनल लेवल पे जिसको कहते हैं ऐसी महिलाएं जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करती हैं या जिनको वर्किंग क्लास वुमेन बोलते हैं, उनके लिए क्रैश फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें सिडबी के सहयोग से और भी कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लोग हैं उनके सहयोग से हम वहाँ पे क्रैश चलाते हैं। और क्षेत्र की जो यस, फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड जो महिलाएं हैं जो काम पे जाना चाहती हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम अपने छोटे बच्चों को, अप टू 6 to 8 ईयर ओल्ड बच्चों को हम कहाँ छोड़ें, उनके लिए शुरू किया था। और ये जब शुरू हुआ था तो ये हमारी एक फाउंडर प्रेसिडेंट, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हैं उमा जी गुरखा, उनका प्रोजेक्ट था और हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये किया जा सकता है, क्योंकि ये महिलाएं बहुत ज़्यादा सजग होती है और इनके बच्चों की जिम्मेदारी लेना बहुत ही डिफिकल्ट और कठिन काम होता है। पर आप विश्वास करिए, अभी 2 साल में अराउंड 24 से 25 सेंटर्स खुल गए हैं और आगे बढ़ के अब लोग आ रहे हैं। और उनकी जो और उसके बाद आपने देखा लास्ट ईयर हमारे बजट में भी इस साल उन्होंने महिलाओं के लिए इंडस्ट्रीज को रिक्वेस्ट किए कि आप क्रैश खोलिए और उसके उनको CSR प्रोजेक्ट की तरह बनाइए। तो हमें लगा कि एक ऐसा काम है जो कि हम इस साल भी कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, काफ़ी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे वो अपने बिजनेसेस को शो कर सकें, और एग्जीबिशंस होती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। तो कोवे काफी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो 2 साल में क्या सोचा आपने उसमें? तो 26 के लिए अभी हमारे हम उसको नेशनल लेवल पे, अभी ये तेलंगाना और AP में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बट इस साल हम इसको हर स्टेट में जहां हमारा कोई चैप्टर है वहाँ पे हम इस प्रोग्राम को ले जाना चाहते हैं। पर इस साल हमारा पूरा एम है कि हम इसको आगे ले जाएंगे। प्लस हम अभी मार्च में एक बड़ा इंटरनेशनल विमेन सेमिनार जयपुर में करने वाले हैं, क्योंकि सिंस नेशनल प्रेसिडेंटशिप इस बार जयपुर की है तो वी थॉट वी विल बी कनेक्टिंग विथ ऑल द अदर विमेन ऑर्गेनाइजेशन। वो रूट्स टू विंग्स हमारे जयपुर के हैंडीक्राफ्ट्स से लेके और इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक। सफर में पहला यहाँ कॉन्क्लेव कहूँ या आपके कॉन्फ्रेंस कहूँ, पहली बार होगी? नहीं, जयपुर में हमने 4 साल पहले भी की थी, बट इट वाज नॉट इंटरनेशनल कॉन्क्लेव। हमारा नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड होता है, वो हमने किया था 4 साल पहले। वो बाय रोटेशन एवरी चैप्टर करना पड़ता है, बट इस साल हम इसको एक इंटरनेशनल सेमिनार जो कि
लास्ट ईयर तेलंगाना में हुआ था, जो कि हमारे हेडक्वार्टर्स भी हैं। तेलंगाना हमारा हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में। चलिए, मैं शीनू मैम आपके पास में आना चाहूंगा। टाई क्या कर रही है 2026 में, 25 से क्या एक्सपीरियंस रहे आप लोगों के? थैंक यू कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमने कोवे के बारे में जाना वो बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, और द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि हर संस्था अलग अलग एरियाज में काम कर रही है। कोवे जो काम कर रही है, आई थिंक बॉटम ऑफ द पिरामिड पे काम कर रही है, टिल टॉप, टिल द टॉप एंड। सो इट इज़ लाइक एम्पावर्ड विमेन जो है, जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, वो मिलकर के और समाज के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही हैं, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट टिल द टॉप। बहुत ही अच्छा लगा जान करके। थैंक यू। तो जिस तरीके से कोवे ने अपनी एक पहचान कायम की है और इंस्पिरेशन है, उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, और आप यहाँ पे सबको बुलाते हैं और ये जन जन तक पहुँचाते हैं, तो इसके लिए आई थिंक हम सभी आभारी हैं जन टीवी के और नारी के इस मंच के लिए। टाई ऑलरेडी काफ़ी सारे राज्यों में, शहरों में है और देशों में है, लेकिन निरंतर बढ़ते रहना हर सोसाइटी की, संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की एक इच्छा होती है। और मतलब ये पानी की जैसे है, और पानी निरंतर बहना चाहिए, नए नए एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, उसी तरीके से उसका बहाव भी तेज होता है। जिस तरीके से आज कोवे 12 राज्यों से बढ़कर और राज्यों में जाना चाहता है, इंडिया के बाहर जाना चाहता है, उसी तरीके से टाई अपने चैप्टर्स जो है और बढ़ाना चाहता है। हमारा मिशन है कि हमारे 100 चैप्टर्स होने चाहिए, और आज हम 67 चैप्टर्स पर हैं, और ये दूरी हम जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि टाई का हमेशा ये मिशन रहा है, जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहाँ पर हम अपने चैप्टर स्टैब्लिश करें। तो इंडिया में तो हम खास कर ये देख रहे हैं कि मेट्रो से निकल कर के एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी टियर 2, टियर 3, टियर 4 में जाने लगी है। और सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट मैं ये कहूँगी, आज टाई ग्लोबल समिट तो है ही, जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जनवरी में, बट उसके अलावा टाई जोधपुर की एक नया एंटिटी चैप्टर खुला है पिछले हफ्ते, और टाई राजस्थान अपनी जिम्मेवारी पर लेकर के और 2 साल तक उनको हैंड होल्डिंग करेगा। तो आप मानिए कि एक और शहर में, जो कि राजस्थान का बहुत ही एक गौरवशाली शहर है, वहाँ बहुत पोटेंशियल है, टियर 3 सिटी है, वहाँ पर भी टाई राजस्थान अब उनका हैंड होल्डिंग करके और एंटरप्रेन्योर्स को और मेंटरिंग प्रदान करेगा। तो ये विमेन हो या मेन हो, हम लोग चाहते हैं कि हर एक चैप्टर टाई का जो अलग अलग देशों में है, 2026 में अपनी पहचान और बढ़ाए, और एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करके और उनको मेन स्ट्रीम बिजनेस में लेकर के आए। शीनू मैम, मैं एक बात जानना चाहूँगा यहाँ पे कि हालांकि टाई के माध्यम से पिछली बार आपने कुछ स्टार्टअप्स जिन्होंने अपने किए उनको बुलाया भी था आपने, तो ग्रास रूट पे कुछ ऐसे लोगों को चुना है जिनको वाकई ऐसी नीड है कि एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल सके, उन्हें आगे बढ़ने के लिए। उनमें तमन्ना भी है, उनमें हुनर भी है, लेकिन वो शायद हो सकता है कि कहीं अभी छिपे में, तो ऐसा कुछ प्लान भी कर रहे हैं आप लोग? सो हम लोग किसी पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल सेक्टर या बिजनेस सेक्टर में फोकस नहीं करते। हम अपने आप को कहते हैं हम सेक्टर एग्नोस्टिक हैं, कि जोग्राफी एग्नोस्टिक है, कि स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एग्नोस्टिक है। तो जहाँ से किसी के मन में ख्याल है कि काश मैं अपना खुद का बिजनेस करूँ, से लेकर जहाँ किसी ने ऑलरेडी अपना बिजनेस क्रिएट कर रखा है और उसको बढ़ाने के लिए उसको फंड की और मार्केट के साथ एक्सेस की ज़रूरत है, वो पूरे कॉन्टिन्यूम पे टाई काम करता है। तो अगर किसी महिला के मन में ये इच्छा शक्ति है तो ज़रूर टाई को अप्रोच करें, एंड वी आर देयर फॉर देम। ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। अभी निधि तोष्णीवाल जी ने भी कही और शीनू जौहर जी ने भी कही, ये वो सेक्टर हैं जिसमें वाकई समाज के उस तबके को हम ऊंचा बढ़ा सकते हैं, हम उनका स्तर को और अप कर सकते हैं। क्या महसूस करती हैं कि वाकई 2025 में ये कमियां रही हमारे यहाँ पे समाज के स्टेटस को लेकर के, समाज में इनबैलेंस को लेके, तो 26 में ना दिखाई दें, या 26 में हमें क्या अपेक्षाएं करनी चाहिए? योगेंद्र जी, पहले तो मैं जन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया करवाया महिलाओं के लिए, और जहाँ से हम अपना मैसेज हर तबके को पहुँचा सकते हैं। अब मैं आती हूँ आपके सवाल पर। तो 2025 समाज को अगर हम देखें तो एक बड़ा ही मिला जुला सा साल रहा, जहाँ कुछ खुशियाँ थी, कुछ महिलाओं को अपलिफ्टमेंट मैंने देखा है। जैसे कि मैं बहुत ही अच्छे लोगों के बीच में अभी बैठी हूँ जो एक अपने आप में उदाहरण है कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं।
तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो काफ़ी दुखदाई थी। जैसे जब बात आती है महिला सुरक्षा की, तो मैं थोड़ा सा चिंतित रहती हूँ। तो मेरा ये रहेगा कि 2025 में जो कड़वे अनुभव हमने नारी सुरक्षा के रहे, महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए रहे, वो 2026 में हमें ना महसूस हो। तो सुरक्षा को लेकर मेरा एक कंसर्न रहेगा, और मेरी जहाँ जिससे भी प्रशासन है या सरकार से यही अपील रहेगी कि हाँ, आपने बहुत अच्छी योजनाएं हमें दी, आपने ग्रामीण तबके तक पहुंचकर हर महिला के सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश की। जैसे कि कुछ स्कीम्स हैं जिसमें मुफ्त मोबाइल दिया गया, तो एक बहुत अच्छी पहल थी। इसके अलावा भी बहुत और दूसरी भी स्कीम हैं जिनकी मैं तारीफ करूंगी। लेकिन जहाँ बात आती है सुरक्षा की, तो वहाँ हमें थोड़ा सा कठोर और कदम उठाने की ज़रूरत है। बस एक मेरा मेजर कंसर्न ये है कि जब कोई भी बच्ची या महिला रात को घर से बाहर निकले या दिन में निकले, तो वो पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। साथ ही उनको इस तरह का एक माहौल मुहैया करवाया जाए कि वो अपने आप में सुरक्षित महसूस करे। हालांकि पुलिस ने इस बार काफ़ी सारे अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं। उन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस और हर जगह जाकर बहुत कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो आई अप्रिशिएट देम फॉर दिस। तो मेरा जो मेन कंसर्न रहेगा वो सिर्फ नारी सुरक्षा की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी और क्षेत्रों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, महिलाएं उद्योग में आगे आ रही हैं। आप बहुत सारे और क्षेत्र हैं जहाँ वो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो उनको थोड़ा सा सुरक्षा की तरफ अगर हम और कठोर रवैया रखें तो हमारा समाज महिलाओं के लिए और अधिक अच्छा रहेगा। डॉक्टर अस्मा में विशेष आग्रह पर हमने उन्हें बुलाया है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि 25 में ऐसी कुछ हमें महिला को लेकर के रहा, स्वास्थ्य को लेकर के, और 26 में हम उसे अगर कुछ हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो 26 के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें आइडेंटिफाई करना, ध्यान देना, उन पे फोकस करना? देखिए, जैसे विमेन के बारे में बात करते हैं तो विमेन की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इम्पैक्टेड है इन अ कंट्री लाइक इंडिया। आई फील सेफ्टी, सैनिटेशन, हर चीज़ की वजह से विमेन पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस रहता है, फैमिली का भी बर्डन रहता है। कहीं ना कहीं विमेन की जो हेल्थ होती है वो उन सब में निगलेक्टेड हो जाती है। आज भी अगर आप गांव की बात करें या अंडर सर्व्ड एरियाज़ की बात करें तो सैनिटरी पैड्स यूज़ करना भी इज़ अ बिग थिंग। आज भी बहुत सारी लड़कियाँ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की शिकार हो जाती हैं बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली यूज़ क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। तो आई फील कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ अवेयरनेस उजागर करना। अभी भी हमारे आंगनवाड़ी वगैरह में हेल्थ एजुकेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा है, एंड आई एम श्योर 2026 में ये प्लान एक्सपैंड होगा एंड इट विल गो फ्रॉम घर टू घर। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। सारी विमेन काफ़ी बर्नड आउट हो जाती हैं, दे डोंट इवन नो हु टू अप्रोच। तो बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट वगैरह को भी हम इन्वॉल्व करें इन सारी चीज़ों के अंदर। फिज़िकली हम आयरन वगैरह की टैबलेट्स कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। बट आई वुड जस्ट वांट कि जो सारे गवर्नमेंट की जो मेडिसिन होती हैं वो भी अब जब टेस्टिंग के लिए जाती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में आ रहा है कि वो जो दवाइयाँ हैं वो बिलो क्वालिटी रहती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट हम एक आयरन की टैबलेट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम किसी भी डिजीज़ की अगर कुछ रेमेडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी की हो। बाकी अच्छा पानी पीना, बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ लाइफ, जो रोटी कपड़ा मकान जो हम बोलते हैं, वो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई वुड से। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लगने में छोटी है कि जैसे हम यूँ मान के चलते हैं नहीं, कोई खास बात नहीं, खास बात होती है। क्योंकि अगर आप, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो तमाम चीज़ों को सोच पाएंगे, और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो एक लंबे समय तक आप उस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना जरूरी होगा। हाँ जी, हमेशा ध्यान रखिए जो आपकी बॉडी है वो एक रिफ्लेक्शन है आपकी ओवरऑल वेलबीइंग का। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिनचर्या में से आधा घंटा अपने लिए खुद के लिए निकालें, व्यायाम करें, योगा कीजिए, आप जर्नल राइटिंग कीजिए, व्हाटएवर हेल्प्स। आजकल मेंटल इलनेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, डिप्रेशन इज स्टिल अ स्टिग्मा इन इंडियन सोसाइटी। आज भी कोई अपने आप को डिप्रेस्ड, अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं देखना चाहता। तो बहुत ज़रूरी है हम कॉन्स्टेंटली वेंट आउट करें हमारे लिए जो वर्कआउट करें, चाहे वो इवनिंग वॉक्स हैं, योगा है, जर्नल राइटिंग है या कोई और मेडिटेशन का तरीका है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विमेन स्पेसिफिकली अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। आप ध्यान रखिए कि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली हाउ इज़ इट गोइंग टू रन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, नियमित रूप से ब्लड टेस्ट करवाएं, नियमित रूप से आपके विटामिन डी, आयरन वगैरह के सैंपल्स जो हैं वो आप कॉन्स्टेंटली लेते रहें। अगर कोई भी बीमारी, आपको बीपी है, आपको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपको अगर कोई भी ओवेरियन डिजीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, तो उसका नियमित रूप से आप ट्रीटमेंट लेते रहें। अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए। महिला
को अवसर मिलते हैं, उसके हाथ में पैसा आता है, आत्मनिर्भरता बनती है, तो बहुत कुछ ऊंचाइयां छू सकती हैं। तो मैं इस कड़ी में आपसे जानना चाहूँगा कि हाँ वाकई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें आगे आने वाले साल में इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या करना चाहिए। योगेश जी धन्यवाद, ये बहुत ही आपने एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम लोग सही मायनों में हम जो महिलाएं गाँव में हैं या ऐसी जगहों पे हैं, वो किस तरह की सिचुएशंस फेस करती हैं, शायद हम में से कोई उसको जब तक जाके ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाए हम लोगों को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हम डेफिनेटली एज फार एज जैसे मैं अपना उदाहरण दूं तो आज मेरे पिताजी उनका NL मनिहार जी, उन्होंने आज से अब 40 साल पहले हमें वो प्लेटफॉर्म दिया कि हम जिसको कहते हैं विंग्स, कि आपको लिमिट में करना है, सब चीज सोच समझ के करना है, बट आप कुछ भी कर सकते हैं जब तक कि आप एक कायदे से, और वो रूल्स उनके लिए अलग अलग नहीं थे, मेरे लिए या बॉयज के लिए अलग हैं, गर्ल्स के लिए अलग हैं, वो रूल्स ऐसे थे जो सबके लिए थे। और आज हमें ये तब जाके रियलाइज होता है कि अगर किसी महिला को या बच्ची को हम उस तरह की फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम देते हैं कि जाओ, हम एक डायरेक्शन के साथ, फोकस के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में हम ये चेंजेस आज से नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हमें धीरे धीरे ये चेंज आ रहा है सोसाइटी में, क्योंकि ये हम बचपन से, और आज हमारे साथ मैम भी हैं, ममता जी हैं, जो स्कूल की, मतलब वहीं से आई थिंक लड़कियों में वो हिम्मत और वो ताकत दी जाती है जिसके लिए उनके गुरुजन और उनके फैमिली वाले भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रेदर मुझे लगता है कई बार गर्ल्स को ज्यादा हिम्मत और ताकत दी जाती है, ऐसे हमारे बॉयज कहने लगे हैं आजकल। तो हम लोग ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जेंडर इक्वालिटी में मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से सीन चला तो 10 साल के बाद हमें बॉयज के लिए मोर्चा निकालना पड़ेगा कि आप ये सही है या ये गलत है। बट मेरे हिसाब से इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट, आई थिंक इंडिया में भी अब, और रैदर मुझे लगता है इंडिया में बड़े जोर शोर से, बिकॉज आज हमारे इवन प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, मतलब महिलाओं के लिए बहुत आगे तक काम हो रहा है, उनको ये हिम्मत दी जा रही है और पैसा हाथ में आना, जो कि इवन कोवे का एक मिशन यही होता है कि हर तबके की विमेन को ये समझ में आए कि खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ एक घर नहीं, वो हम जानते हैं कि पूरे समाज को बिल्ड करती हैं। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने साथ कम से कम 100 महिलाओं को शिक्षित भी बनाती हैं और उनको सपोर्ट भी करती हैं। विमेन हैव ईच अदर्स बैक। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कोवे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस फील्ड में ऐसे काम कर रही हैं कि जैसे इवन शीनू जी ने कहा कि अगर आपको मन में एक आइडिया है पर आपको ये नहीं पता है कि हम उसको कैसे आगे लेके जाएं, तो उसके लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में महिलाएं सेफ फील करती हैं कि आके अगर हम गाइडेंस मांगेंगी तो महिलाएं हमें समझेंगी। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि महिलाओं के लिए जो स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स बनाई है, फाइनेंशियल, आपको अगर कोई काम शुरू करना है तो इतनी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, पर महिलाओं को पता ही नहीं होता है। तो ये जो एक अवेयरनेस है, ये हमारी जैसी संस्थाएं जो भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए होती हैं, उन्हें आगे आके वो कर भी रही हैं, और आगे आके और बड़े जोर शोर से कि ये आपके लिए अवेलेबल है, आप इसके अंदर जाके आप इसमें अप्लाई करिए तो आपको ये सपोर्ट मिलेगा। प्लस मुझे ये लगता है कि इवन स्कूल के लेवल पे ये बहुत जरूरी है कि इवन जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में हैं या आगे कुछ और कोर्स करना चाहते हैं, एक ये बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस हर किसी को होनी चाहिए, जो कि बड़े और छोटे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सब स्कूल्स के साथ मिलके गवर्नमेंट को ये पहल करनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना के और उस पर काम किया जाए, जिससे कि महिलाएं भले वो छोटे से छोटे गांव की हो, पर उनको शादी से पहले पता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उनके मन में वो बीज आता है कि ये नहीं है कि ये शादी के बाद ये 4 दीवारी है। गांव की लड़कियों को भी उनको ये विंग्स मिलते हैं, उनको ये उड़ान मिलती है कि हम आगे जाके कुछ करना चाहें तो हमारा देश, हमारे लोग हमारे साथ हैं, हम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीनू मैम, आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग भी कुछ 2026 में ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि कुछ लोगों को आगे बढ़ा सकें, नीचे से ऊपर उठा सकें, उन्हें चाहे एजुकेशन वाइज उनके स्टेटस को, उन्हें काम दे करके, या वो काम करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? छोटा सा भी अगर कहीं पे कोई
गांव में कोई काम करने वाला है उसको, लेकिन वो सोच या वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, हो सकता आप लोग दें। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक चार्टर होता है कि जी। वो किस पे काम करेगा, और उस हिसाब से हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं ताकि उनको ऐसे रोल मॉडल्स से परिचय करवा सकें जिससे उनका खुद का एक सोचने का तरीका डिफरेंट Inspire हो, हो उनसे। बिल्कुल इंस्पायर हो, और उनमें अगर ये भावना जगे कि ये जो हमारे रोल मॉडल हैं, ये इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी, आज कहाँ पर हैं, इनकी क्या तकलीफ़ें थी, तो उनको ये लगता है कि तकलीफ़ें सभी को आती हैं। कहीं अगर आपको राइज करना है तो कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल आपको एकदम बनी बनाई मिल जाए ऐसा नहीं होता, वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, सबके अपने अपने संघर्ष होते हैं। और रोल मॉडल के अलावा मास्टर क्लासेस भी होती हैं, तो बियॉन्ड व्हाट इज टॉट इन स्कूल्स, एंड आई एम श्योर आप आजकल स्कूल्स एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी Of कुछ काम course, कर रहे बहुत। हैं, उसके बियॉन्ड जाकर के जो प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से उनको मास्टर क्लासेस देते हैं ताकि जो एकेडमिक्स है और जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है ऑन ग्राउंड उसमें भी एक ब्रिज बन सके। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें करने से कहीं ना कहीं वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो सोच भी नहीं पा रहे हैं अभी कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, उनका माइंडसेट चेंज होता है। चलिए ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। समाज में क्या होना चाहिए जिसकी वजह से महिला का स्तर बढ़ सके, महिला अपने आप को ये महसूस कर सके कि हाँ बिल्कुल आज ये सब चीज़ें नहीं है कि कभी सोच हुआ करती थी कि मुझे अगले जन्म बेटी ना कीजो, तो वो सोच बदले। देखिए काफ़ी कुछ समाज में सुधार हो रहा है। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो आप देखेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। गांव में हालांकि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति काफ़ी सुखद है। जी। चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, महिलाएं खुद बाहर निकल के आ रही हैं। लेकिन मेरे कंसर्न 3 रहेंगे यहाँ। एक तो जो निधि मैम ने अभी बताया कि स्कीम्स तो बहुत है पर उनकी अवेयरनेस नहीं है, महिलाओं को पता ही नहीं है गाँव में भी और शहरों में भी कि कौन सी स्कीम उनके लिए है। तो एक तो अगर हम इतनी सारी स्कीम्स ला रहे हैं तो हमें उनको लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए। दूसरा कंसर्न जो मैंने पहले भी शेयर किया वो है वुमेन सेफ्टी का। देखिए अगर महिलाएं बाहर काम करने जाएंगी, हमने इतनी सारी स्कीम्स उन्हें दी हैं, बहुत सारा मोटिवेशन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है तो क्या वो वहाँ तक जा पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। सो एक सुरक्षा ऐसा मुद्दा है जिस पर खासकर उनकी लाइफ हमें इजी बनानी है। हम उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, शिक्षित भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कैसे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा कंसर्न है कि महिलाओं को खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा। देखिए जहाँ उन्हें मौका मिलता है, जैसे कि अभी बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉजिटिव स्कीम रही मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन वाली, तो जो महिलाओं की अप्रोच सोशल मीडिया तक या न्यूज़ तक नहीं थी वो भी अब देख पा रही हैं। तो जहाँ से उन्हें इंस्पिरेशन मिले या मोटिवेशन मिले वो लें और कहीं भी झिझके नहीं। अगर उनके साथ कहीं कोई अत्याचार होता है, कोई गलत बात होती है, तो वो हमेशा ये सोचकर खड़ी रहे कि उनके एक आवाज़ पर उनका सपोर्ट करने वाले और भी बहुत लोग हैं। तो दूसरों पे भरोसा करने से पहले वो अपने आप पर भरोसा करें। चलिए समय में कम है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा साइकोलॉजिकली क्या वाकई महिलाओं को काउंसलिंग की आवश्यकता महसूस करती हैं, और ताकि वो जिम्मेदारी निभाएं, भगवान ने उसे वो ताकत दी है, वो बनाया उसी तरह से है, लेकिन अपनी को पीड़ा है तो उसे बाहर भी ला सकें। देखिए वी ऑल टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि विमेन, फॉर एग्जांपल अगर मेरे बच्चे हैं तो एक अनसेट प्रेशर है फॉर मी टू रेज देम वेल। कल को अगर वो बीमार होते हैं या कुछ भी होता है, उनमें कोई भी डेफिशिएंसी मिलती है, तो एक विमेन को बहुत जल्दी रिग्रेट और गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है। आई एम ऑल्सो अ मदर, आई हैव वेरी यंग किड्स। कुछ भी होता है तो मतलब आई एम द फर्स्ट पर्सन, मुझे लगता है मैंने इनको रात को क्यों नहीं ढका, या मैंने इनको सुबह ये क्यों नहीं खिलाया, या मैंने क्यों मेक श्योर नहीं करा। अगर मेरा कोई लेट केस चल रहा होता है, बाई चांस आई कम बैक होम लेट एंड माई किड्स हैव नॉट ईटन लंच, या उन्होंने आधा अधूरा खा लिया, बिकॉज बाकी जो एक मदर की फीलिंग है, जो एक माँ का प्रेम है, वो माँ का ही प्रेम है। सो व्हाट आई कैन फीड माई चाइल्ड इज ओनली व्हाट आई कैन फीड माई चाइल्ड। बाकी सब ट्राई करेंगे
विच इज़ अमेजिंग। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि विमेन के अंदर मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकली तो ऑफ कोर्स ड्रेनिंग है ही, व्हेन यू हैव किड्स एंड आपके हस्बैंड होते हैं, आपके इन लॉज होते हैं, एजिंग पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी तरफ भी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी तरफ भी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। प्लस आप अगर काम करते हो तो आपको वहाँ भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, वहाँ की भी आप पे जिम्मेदारी है। हर जगह का थोड़ा थोड़ा प्रेशर तो बिल्डअप होता ही है। तो इन द एंड इट्स वेरी ईजी फॉर वुमेन टू गेट फेड अप या इन वेरी ईजी टू गेट बर्नट आउट। तो बहुत ज़रूरी है कि एक साइकोलॉजिकल वेंट आउट, टू हैव गुड सर्कल अराउंड यू। एक एज में आके आपको एक अच्छा सर्कल भी चाहिए आपके अराउंड, सिमिलर लोग, सिमिलर माइंडसेट के। फैमिली का सपोर्टिव होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन फैमिली के जो मेल्स हैं, भले ही वो फिजिकली कुछ काम ना करें, बट अगर वो मेंटली भी दे आर फुलफिलिंग, दे आर नाइस, दे कीप टेलिंग द गर्ल कि वो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू कीप डूइंग वेल, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आसपास के लोग उनको सिर्फ प्रोत्साहित ही कर लें तो भी वो विमेन का मनोबल काफ़ी हद तक रेज कर सकते हैं। मैं एक चीज जरा सा इनके साथ बोलना चाहती हूँ। जी। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि विमेन आर थिंक दे आर सुपर विमेन, दे डोंट आस्क फॉर हेल्प। दैट्स करेक्ट। हमको लगता है हम सब मैनेज कर लेंगे। हाँ। और ये मैंने एक बार मैं कैंसर हॉस्पिटल गई थी और वहां इन्होंने ये लाइन कही थी, आस्क फॉर हेल्प, जो कि हम नहीं मांगते हैं। अगर हम मांगते हैं तो देयर आर 10 पीपल जो आपको कोई ना कोई हेल्प देंगे। हमें लगता है हम सब मैनेज कर लेंगे, हमें हेल्प की जरूरत नहीं है। तभी हम खुद का भी काम कर सकते हैं। एंड एक अपनी पसंद की कोई एक एक्टिविटी हर महिला को करनी चाहिए, एक चीज। तो आप 100 चीजें ऐसी कर लोगे, आप परिवार का, घर का, समाज का, सबका ध्यान रख लोगे। अगर आपको गाना अच्छा लगता है गाना गाइए, आपको फ्रेंड से मिलना अच्छा लगता है 1 घंटा समय निकालिए। ये आई थिंक अगर महिलाओं के लिए हम कोई एक मैसेज देना चाहते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी माई मैसेज। डू वन थिंग जो आप एंजॉय करते हैं। चलते चलते ये कहूंगा, अक्सर ये कहा जाता है कि महिला नारी तू नारायणी, लक्ष्मी का रूप है, दुर्गा का रूप है। नहीं नहीं, रहने दीजिए, उनका तो रेस्पेक्ट की जरूरत है, वो दीजिए। अपने आप ही सब कुछ जो चीजें होती हैं वो हासिल कर लेंगे। ये जरूर 2026 में ख्याल रखें। तो चलिए, नारी में इतना ही। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत।